हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन बात करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे किसी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है वो अपन ने सीखा था। आज अपन अलजेब्रिक मेथड से सीखेंगे। अगर मान लीजिए कभी हिट एंड ट्रायल मेथड अपने से कोई इक्वेशन दी होगी, कोई रिएक्शन दी होगी, अगर वो बैलेंस नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, अलजेब्रिक मेथड से करते हैं। और इससे अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स भी अगर रिएक्शन होगी, इक्वेशन होगी, तो उसको बड़े आराम से कर सकते हैं, सॉल्व बैलेंस कर सकते हैं। कैसे है देखते हैं, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक रिएक्शन है अपनी Cl2 प्लस KOH गिव्स KCl। ये अपनी एक रिएक्शन है जिससे अपने कुछ ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन में इनको कुछ कोफिशिएंट्स दे देता हूँ। जैसे कि इसको मैं देता हूँ A, B, C, D, E। क्या हर बार सर अपने को पहले यही करना है? हाँ भाई, ऐसे एक कोई रिएक्शन दी होगी, अपने को ये कोफिशिएंट ही पता लगाने कि भैया ये वैल्यू क्या है ना, इन्हीं को बस बैलेंस करना है। तो देखो कैसे बैलेंस करना है। जैसे कि मान लीजिए हर एक एलिमेंट के आगे आपने कोई कोफिशिएंट लिख देंगे, जैसे मैंने आपको बताया ABCD ऐसे करके एंड सॉन। फिर आप देखिए एक एक करके फोर क्लोरीन एटम। आप देखिए हम लोग लेफ़्ट साइड और राइट साइड में इक्वल होने चाहिए एटम। तो लेफ़्ट साइड में देखो क्लोरीन कितने 2 हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा 2A। अब इधर से अगर अपन चलते हैं, इधर तो नहीं है क्लोरीन, फिर अपना एरो आ रहा है, मतलब लेफ़्ट साइड कंप्लीट हुई। फिर क्या लगाएंगे अपना इक्वल का साइन। फिर राइट साइड पे आप देखो क्लोरीन है क्या भाई? हाँ एक है, तो C लिख दूंगा। प्लस इधर है क्या क्लोरीन? हाँ भाई है, तो क्या लिख दूंगा D लिख दूंगा। एक क्लोरीन है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 अपनी बना ली। ऐसे ही क्या करना है अपने को, सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके इक्वेशंस बनानी है और उन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व। तो देखो अपन एक एक करके करते हैं। 4 क्लोरीन हो गया अपना डन। नेक्स्ट में लेता हूँ क्लोरीन अपना डन है। नेक्स्ट में लेता हूँ पोटेशियम, ये लीजिए भाई। इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या लिख सकता हूँ, B पोटेशियम और तो नहीं आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में या रिएक्टेंट साइड में, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखूँ तो C प्लस क्या लिख दूंगा, इसमें भी एक ही आ रहा है तो क्या लिख दूंगा D। ये पोटेशियम हो गया, और तो कहीं नहीं आ रहा है, इसको मैंने इक्वेशन बोल दिया अपना सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। फिर आ जाता हूँ नेक्स्ट, लिखता हूँ 4 पोटेशियम। अब लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम के लिए। अगर ऑक्सीजन एटम की बात करूँ तो आप देख लीजिए एक ऑक्सीजन एटम है, क्या लिख दूंगा B इक्वल टू, तो ऑक्सीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, तो क्या लिख दूंगा 3D। तो क्या लिख दूंगा 3D। और आगे क्या है ऑक्सीजन H2O में, तो क्या लिख दूंगा प्लस E। ये मेरी इक्वेशन कितनी आ गई, ये थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ इसको। ऐसे ही नेक्स्ट करता हूँ 4 ऑक्सीजन हो गया अपना। नेक्स्ट अपना क्या है, हाइड्रोजन एटम। ये लीजिए भाई हाइड्रोजन एटम के लिए, इसके लिए क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए B इक्वल टू, रिएक्टेंट साइड अब तो नहीं है तो इक्वल आ गया। फिर अपना प्रोडक्ट साइड अपन देखते हैं, तो अपन देखते हैं प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन सिर्फ H2O में आ रहा है, तो कितना लिख दूँगा E है, तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन है 2, तो क्या हो जाएगा मेरा 2E। ये मेरी 4 इक्वेशन बन गई आपके सामने, है ना। अब ये काम आपको हर बार करना है, बड़े आराम से ये बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद देखो अपने को क्या करना है, अगर ये 4 इक्वेशन बन गई, अब मुझे पता है मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो तो हैं 5। अपने को पता है वेरिएबल्स कितने हैं 5, ABCDE, और इक्वेशन है 4। तो अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अपने को पंगा हो। तो क्या करते हैं अपन, किसी को लेट कर लेते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ एक चीज़ को, किसी को तो मान नहीं पड़ेगा अपन, है ना, तभी तो कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो लेट करता हूँ मैं मैं लेट कर लेता हूँ। अब देखो इन इक्वेशंस में ऐसी कोई वैल्यू को लेट कीजिए जिससे अपने को इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे E को 1 मान लेता हूँ, इससे मेरी B की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर मेरे को यहाँ पे भी इक्वेशन मिल जाएगी, ऐसे ऐसे। तो आप किसी को भी मान सकते हो, आप नेगेटिव नहीं मानना है, आपको 0 नहीं मानना है, उसके अलावा कोई भी एक इंटीजर वैल्यू आपको मान लेनी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ E इक्वल टू, अगर 1 करता हूँ तो देखो मेरी वैल्यूज़ क्या क्या आती जाएंगी। अगर E इक्वल टू 1 होगा तो देखो मैं क्या लिखूँगा, अगर E इक्वल टू 1 है देन इसका मतलब मेरा B कितना आ जाएगा, B यहाँ से अपना कितना आ जाएगा, मैं इस पेन से लिखता हूँ, B मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 से करूँगा तो 2 आ जाएगा भाई, हो गया मेरा। फिर नेक्स्ट आ जाइए, मैं इक्वेशन लिखता जाता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन, अगर यही वैल्यू E है और B है मेरे पास, देखो ये है अपने पास इक्वेशन कौन सी है, थर्ड। अगर मैं इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू से देखता हूँ तो आप देखो
इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 3D प्लस ई की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से 3D इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि अपना 3D इक्वल टू 1 यानी कि D की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1/3। ये वैल्यू आ गई मेरी D की। नेक्स्ट अपन देखो करते हैं, ऐसे मेरे D भी आ गया, मेरा B भी आ चुका है, E भी है अपने पास। अब मुझे देखो क्या निकालना है, A भी निकालना है अपने पास और C निकालना है। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, C के लिए मैं इक्वेशन किस में रख देता हूँ सेकेंड में। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। B की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू C प्लस D बोल रहा है, तो ये लीजिए D की वैल्यू है अपने पास, तो C इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1/3। इसका मतलब 6 माइनस 1 यानी कि 5/3 ये वैल्यू आ जाएगी अपनी। तो अपने पास अब देखो क्या आ गया, C की वैल्यू भी आ गई है जो कि क्या है अपनी 5/3। फिर देखो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं अगर वैल्यू, तो आप देखो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करता हूँ इधर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या लिख दूंगा 2A इक्वल टू C की वैल्यू है अपने पास, क्या लिख दूंगा 5/3 और क्या पुट करना है प्लस D। तो D की वैल्यू कितनी है 1/3। इसको अगर करूँगा तो 6/3 यानी कि कितना आ जाएगा 2। ये मेरा 2A था तो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। इसका मतलब A है मेरे पास, B है मेरे पास, C है मेरे पास, D है मेरे पास और E तो अपन ने लेट किया था। सारी वैल्यू हो गई अपने पास। अब क्या करता हूँ, इसका मेन जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देता हूँ। तो मेन इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, इनकी जो भी मेरी वैल्यूज़ आई हैं आपके सामने, पहले मैं लिखता हूँ इक्वेशन जो अपनी थी, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ Cl2 प्लस KOH KCl प्लस KClO3 प्लस H2O, यही अपनी मेन इक्वेशन है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो वैल्यूज़ आई अपनी A B C D E की, उनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। A की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँ या ना लिखूँ, अंडरस्टूड है ये चीज़। तो B की वैल्यू कितनी निकल के आई है, B की वैल्यू 2 आई थी तो मैंने 2 लिख दिया। C की वैल्यू कितनी आई है, C की वैल्यू आई अपनी 5/3। D की वैल्यू कितनी आई है, D की वैल्यू आई है 1/3 और E की वैल्यू कितनी आई है, E की वैल्यू आई है अपनी 1, ये अपन ने जो कि लेट किया था। ये लीजिए मेरी रिएक्शन बैलेंस है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है इसको फ्रैक्शन से कि सर नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करो, इसको फ्रैक्शन को भी पूरा कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, आप एक काम करो, आप इस इक्वेशन का ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो देखो क्या बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3Cl2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 6KOH और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 5 KCl प्लस 1 KClO3 और प्लस मेरा क्या आ जाएगा 3H2। तो इसका मतलब देखो जो मैंने रिएक्शन लिखी है आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, ये बोल दीजिए तब भी सही है और वो भी बैलेंस ही था अपना, है ना। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। ये मेरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये अपन ने रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस। एक और अपन इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बट अपन एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं यार कैसे क्या अपने को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको देता हूँ, आप पहले वीडियो को पॉज करें और उसके बाद पहले ट्राई खुद किया कीजिए ताकि आप ज़्यादा सीखें, है ना। एक बार पॉज करके खुद करने का ट्राई करें, फिर अपन उस पर देखते हैं कैसे क्या होगा। तो एक और रिएक्शन लिखता हूँ मैं, देखो जैसे कि मान लीजिए Mg प्लस HNO3 गिव्स, और मेरा कुछ बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस और प्लस मेरा N2O और प्लस मेरा H2O। ये मेरा कोई ये रिएक्शन दे रखी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इनके सामने वही काम A B C D और ये क्या है अपना E। ये अपन ने क्या किया, पहले कुछ कोफिशिएंट्स दे दिए। अब इसको फटाफट से अपन सॉल्व करते हैं। देखो मैं लिखता हूँ एक एक एलिमेंट करके, जैसे अपन करते हैं इक्वेशंस बनाते हैं, उन इक्वेशंस को क्या कर देंगे सॉल्व। तो देखो इक्वेशंस में बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए 4, मैं लिखता हूँ 4, मैं पहले मैग्नीशियम ले लेता हूँ, मैग्नीशियम एटम 4 मैग्नीशियम एटम। और देखो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम के लिए अगर लिखने जाऊंगा तो कितने मैग्नीशियम आ रहे हैं अपने, अगर आप देखो तो मैग्नीशियम अपना एक ही आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए मैग्नीशियम एटम और मैं लिखूंगा ए इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू का सिंबल, फिर राइट हैंड साइड पे अपन देखते हैं मैग्नीशियम कितना है, एक ही आ रहा है तो क्या लिख दूंगा सी। बाकी तो कोई नहीं आ रहा किसी में भी, H2O में ना तो N2O में, ऐसे ही मैं सभी एलिमेंट्स के लिए करूँगा। फिर लिखता हूँ 4
हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, और उसके लिए अपन लिखते हैं। तो देखो उसके लिए अपना क्या बनेगा, हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँ कितना बी, और तो कोई नहीं आ रहा है रिएक्टेंट साइड, तो इक्वल टू, फिर प्रोडक्ट साइड अपन देखते हैं। प्रोडक्ट साइड अपन अगर हाइड्रोजन की बात करें 2 आ रहे हैं तो क्या लिख दूंगा 2E लिख दूंगा। तो ये पहली इक्वेशन मैं बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ अपना इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। फिर आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट अपन देखते हैं 4 नाइट्रोजन एटम ले लेता हूँ। 4 नाइट्रोजन एटम, उसके लिए देखो अपन क्या लिख सकते हैं नाइट्रोजन के लिए बी, और तो कोई नाइट्रोजन नहीं आ रहा, इक्वल टू नाइट्रोजन यहाँ पे बात करूँ वो 2 आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कितने नाइट्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या लिख दूंगा 2C, है ना। और देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन आ रहे हैं तो क्या लिख दूंगा प्लस 2D। ये अपनी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 3rd। नेक्स्ट अपन करते हैं 4 नाइट्रोजन हो गया अपना हाइट, अब ऑक्सीजन बचा है 4 ऑक्सीजन एटम। तो देखो ऑक्सीजन एटम की अगर मैं बात करूँ तो कितना लिख दूँगा 3 ऑक्सीजन है, बी है तो यानी कि 3B, और अपना है ही नहीं रिएक्टेंट साइड तो इक्वल आ जाएगा। फिर किधर प्रोडक्ट साइड बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो देखो ऑक्सीजन अपने कितने दे रखे 3 और 2 ये कितना हो जाएगा 6, तो मैं क्या लिख दूंगा 6C। ये चीज़ आपको शायद समझ में आ रही होगी, ये 3 है और ये बाहर 2, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन 6C, तो 6C मैंने लिखा। और ऑक्सीजन पे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो कितना लिख दूंगा D प्लस, और आगे बढ़ता हूँ तो एक ऑक्सीजन है तो क्या लिख दूंगा E। ये मेरी 4 इक्वेशन आ गई हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अपने पास 4 इक्वेशन आ गई। इन 4 इक्वेशन को मेरे को क्या करना है सॉल्व करना है। अब फिर वही दिक्कत आती है कि इक्वेशन है 4 और वेरिएबल है 5, तो अपन एक को क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था। तो देखो अपन इसको सॉल्व करना मैं शुरू करता हूँ, लेट करता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको जिसको मन करे, लेकिन जो ज़्यादा इक्वेशंस में आ रही है जो वेरिएबल, उसको आप कोई लेट करना तो वो आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू मैं कर रहा हूँ उसी से आप करें। तो मुझे ज़्यादा जो सही लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिर से वही E इक्वल टू अगर मैं 1 मानता हूँ तो आप देखो B की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपनी 2 आ जाएगी। मुझे ये आसान लग रहा है, आप चाहो तो कोई और वैल्यू मान के कर सकते हो, है ना, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। फिर आ जाइए, अगर B की वैल्यू मेरी इतनी आ गई 2, तो और इक्वेशन में रखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। जैसे E और B आ रहा है अपना, अब देखो यार E और B से अपन इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो एक तो मैं मैं ऐसा लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, अगर मैं 4th में वैल्यू पुट करता हूँ, देखो इक्वेशन 4 में अगर वैल्यू पुट करूँ तो 3B है, यानी कि 3 इंटू B की वैल्यू क्या है 2, 6C है, ये लीजिए भाई, प्लस D है, D अपने को पता नहीं है, E की वैल्यू क्या है अपने पास 1। तो देख इससे इक्वेशन जो बनेगी 6C प्लस D प्लस 1, ये बन जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो 6C प्लस D इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 5 हो जाएगा क्या भाई, हाँ एक ये मेरा बन गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर ऐसा मान लीजिए, ये कुछ 5 दे देता हूँ, 4 तो अपना वहीं चल रहा है, एक मैं इसको इक्वेशन 5 दे देता हूँ। नेक्स्ट आप देखो, अगर मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3rd से, फ्रॉम इक्वेशन 3rd से, अगर इक्वेशन 3rd की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 3rd ऐसे लिख देता हूं मैं। तो इक्वेशन 3rd में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो क्या दे रखा है उसने B की वैल्यू है अपने पास 2 लिख देता हूं, इक्वल टू 2C की वैल्यू है नहीं भैया, वही तो निकालना है C और D, प्लस क्या आ जाएगा मेरा 2D, अपने पास D की वैल्यू भी नहीं है। तो आप देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूँ। आप इसको थोड़ा सा यार मैं और सॉल्व कर देता हूँ, इसको और अगर इजी करें तो ये 2 कॉमन आ जाएगा तो मेरा क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू C प्लस D, ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कॉमन आ जाएगा तो वो कट जाएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब ये जो 5th और 6th इक्वेशन है इसको तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6 से अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या यार, 6C प्लस D इक्वल टू 5 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है C प्लस D इक्वल टू क्या है अपना 1 है। अगर ऐसा है तो देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो ये तो अपना कट जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5C, ये कितना बचेगा अपना 4, तो मेरी जो वैल्यू C की आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4/5, ये वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी। इसमें मतलब अपने को 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना था, और मैं ऐसा मानता हूँ इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं अपन ने सीखी है, आप बड़े आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो C आ गया तो फिर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। मान लीजिए फ्रॉम
इक्वेशन 6 में पुट करता हूँ, जो ये मैंने बनाई थी, तो मैंने लिखा था 1 इक्वल टू सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ 4/5 प्लस क्या लिख देता हूँ डी। तो देखो मेरी जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 4/5, तो यानी कि मेरा कितना दे 5 माइनस 4 यानी कि 1/5, ये मेरी डी की वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिए आपके सामने ही है कैसे अपन आराम से कर पा रहे हैं इनको। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये आ गया अपना। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास और कौन सी वैल्यू चाहिए। अब अपने पास देखो ए की सी है, डी है, बी है, ई है, लेकिन अपने पास अब कौन सी वैल्यू नहीं है, ए नहीं है। मैंने बोला ए इक्वल टू क्या है अपना सी, अरे ए इक्वल टू सी है तो मेरा सी वैल्यू तो आ रखा है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ ए इक्वल टू सी इक्वल टू क्या लिख दूंगा 4/5। ये अपनी सारी वैल्यूज़ आ गई है ना, अपनी सारी वैल्यू आ गई हैं। ए भी है, बी भी निकल गया था अपना, ये सी भी है, डी भी निकाल लिया और ई भी निकाल लिया। अब क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो देखो जो मेरी इक्वेशन है उसमें इन वैल्यूज़ को पुट करके देखता हूँ। मैं लिखता हूँ पहले तो इक्वेशन को mg प्लस HNO3 गिव्स MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O और प्लस क्या लिख दूंगा मैं अपना H2O, ये लिख सकता हूँ। अब इनकी वैल्यूज़ फटाफट से अपन देखते हैं। ए की वैल्यू जो अपनी निकल के आई है वो ए इक्वल टू सी आया था, देखो ये जो अपना आया था 4/5 लिख सकता हूँ क्या यार, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4/5। बी की वैल्यू जो अपनी है देख लीजिए आप, बी की वैल्यू अपनी कितनी थी 2, तो मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ। फिर सी की वैल्यू अपने ए इक्वल टू सी है तो मैं उसको क्या लिख दूंगा 4/5। फिर डी की वैल्यू देखो अपन ने क्या निकाली है, ये आपके सामने है, क्या लिख दूंगा 1/5, और इसकी वैल्यू ई की कितनी मानी थी अपन ने 1। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं ए बी सी डी ई। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो मैंने बोला था और करके इस रिएक्शन को या इस इक्वेशन को अपन क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, किससे कर दूं मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 4mg प्लस 10HNO3, और आगे अगर मैं लिखता हूँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये कितना बन जाएगा 1, क्योंकि ये 5 अपॉन में तो कट जाएगा है ना, और ये मेरा क्या आ जाएगा 5H2। तो आपके सामने है भैया देख लीजिए, दोनों ही बैलेंस है, ऐसा नहीं बोल सकता एक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो। इस ऐसे कर करके अपन इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। ये मैंने H2 लिख दिया है, सॉरी, यहाँ अपना N2O है ना, H2 इधर लिखा है और इसकी वैल्यू अपनी 1 आ रही है ना, ये अपनी बैलेंस रिएक्शन है। तो मैंने ये 2 एग्जांपल आपको कराए हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन देखो, नेक्स्ट एक मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, एक आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके मुझे बताएंगे है ना, इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, पूरा का पूरा नहीं, मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, आप इसको होमवर्क के तौर पे आप कर सकते हैं ना। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये नहीं आया, तो अपन यार इस पर भी एक छोटी सी वीडियो डाल देंगे और क्या है ना। तो एक ही मैं रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर हमने जो किया है वो सही है, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। आप रिएक्शन को बैलेंस करना और दोनों साइड एटम्स को काउंट करके देखना। मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। इसका ये रिएक्शन है, इसको जब बैलेंस करोगे आप अपने तरीके से करना है ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पे अपना ए की वैल्यू ये आ जाएगी, ये 3 यहाँ पे करना है, 3 यहाँ पे करना है, 1 यहाँ पे करना है और 3 यहाँ पे करना है, ये बैलेंस रिएक्शन है। लेकिन मैंने ये डायरेक्ट आपको लिखा दिया कि ये आएगा, लेकिन आप करना। अगर कोई डाउट है कि कैसे किया क्या हुआ, मैंने 2 एग्जांपल कराए, आई होप ये आप कर पाओगे है ना। अब आ जाते हैं थोड़ी सी 1-2 पॉइंट्स हैं, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, तो कोई रिएक्शन में, क्योंकि आगे की लेक्चर्स में जो अपने को काम आने वाला है, इसकी देखो हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं बैलेंस रिएक्शन के, कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अपन क्या कर सकते हैं कोरिलेट कर सकते हैं। एक तो पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है। अब देखो जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे कि H2 लिखा, गिव्स अपना क्या देता है NH3 देता है अपना ये कुछ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके सामने रिएक्शन को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा यार। तो अब ये तो बहुत आसान है यार, इसके लिए तो ज़रूरत नहीं है अपने को कि अलजेब्रिक करें, इससे तो हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। अब ये जो आगे सर आपने लिखे हैं इसको आप क्या बोलोगे, जैसे कि ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर मैंने ये लिखा है, इनको अपन जो बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या है अपने स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो इनको हम कैसे रीड करेंगे जो अपने काम आने वाले हैं, इसको देखो मैं कैसे रीड करूँगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ
मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वन मॉलिक्यूल N2 रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ऐसा बोल सकता हूँ। तो मैं इसको लिखता जाता हूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2। और क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2। और देखो अपन इसको जैसे मैं बोलता जाता हूँ और उसी चीज़ को लिखता भी जाता हूँ, इनको अपन मोल्स के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकता हूँ, अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके कितने मोल होंगे, जाहिर सी बात है 3 होंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2। और आगे अपन ऐसे बोल सकते हैं कितने प्रोड्यूस कर रहा है वो, 2 मोल। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एंड विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3। बोल सकता हूँ इसके 2 मोल बन रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से, जैसे ये मैंने आपको बताया, इस तरीके से अपन रिलेट करके, जैसे मैंने आपको बताया तरीके से अपन कैसे कैसे क्या रीड करेंगे, ये आगे अपने को काम आने वाला है। ये आगे जो अपने को चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आपको क्या आने वाला है, काम आने वाला है। इसमें 1-2 और बुलेट पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं, देखो जो अपने को काम आएंगे। जैसे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो अपने को क्या बताता है, उसके लिए अपन एक नोट करके लिख लेते हैं। देखो लिखते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट टेल अबाउट द मोलर रेशो। मोलर रेशो का क्या मतलब है, मतलब मोल्स के रेशो को बता रहा है, इन विच, बोल सकते हैं ऐसे कि मोल्स का रेशो बता रहा है, इन विच रिएक्टेंट्स will react to produce products। नेक्स्ट देखो अपन क्या लिख सकते हैं, एक तो ये बात मैंने आपको बताई, तो और एक बात अपन बता देता हूँ कि इसके जो सेट ऑफ, मतलब इनफाइनाइट सेट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, बट रेशियो ऑफ दिस कोफिशिएंट विल ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब क्या है इसका, मतलब जैसे एक और बुलेट पॉइंट मैं इसको लिख देता हूँ, for a particular chemical reaction, but जो रेशो रहेगा देखो इसका क्या मतलब है, ऑलवेज सेम। जैसे कोई भी मान लीजिए रिएक्शन दी हुई है, अब इस रिएक्शन को ये अपन ले लेते हैं, यार अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी रिएक्शन बैलेंस रहेगी क्या, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4, तब भी देख लीजिए आप एटम बैलेंस ही रहेंगे। अगर फिर 3 से करूँ तब भी बैलेंस रहेगा, हाँ 4 से करूँ, 5 से करूँ, 6 से करूँ, एंड सो ऑन, मतलब इसको कितनी बार ही करूँ, इनफाइनाइट किसी से भी करता जाऊँगा, एंड सो ऑन। तो रिएक्शन क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। इनका जो रेशो है अभी भी आप देख लीजिए, इनका रेशो क्या रहेगा, 1:3:2, यही रहने वाला है। ये इसी के लिए मैंने अपना ये लास्ट वाला पॉइंट लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं लार वाली चीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो में शायद पढ़ेंगे।